उपसे संयोजन यौगिकों में बंध की प्रकृति को समझने के लिए कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए, जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया, अणुकक्षक सिद्धांत दिया गया, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया गया और लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत दिया गया। तो इन सिद्धांतों में से हम आज यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, उपसे संयोजन यौगिकों में आबंधन। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। उपसे संयोजन यौगिकों में बंध की प्रकृति की व्याख्या निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा की जा सकती है। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि किसी भी उपसे संयोजन यौगिक की बात की जाए तो उसमें बंध की प्रकृति की व्याख्या हम लोग निम्न सिद्धांतों के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए, इसे VBT भी कहा जाता है। दूसरा देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसे CFT भी कहा जाता है। तीसरा देखिए, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, इसे LFT भी कहा जाता है। और फोर्थ देखिए, अणुकक्षक सिद्धांत, जिसे MOT भी कहा जाता है। देखिए जो ध्यान दीजिए, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, इसी तरीके से देखिए लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT और अणुकक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये शॉर्ट नेम भी हमें पता होना चाहिए कि संयोजकता बंध सिद्धांत को VBT कहा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को CFT, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत को LFT और अणुकक्षक सिद्धांत को MOT। और देखिए बच्चों, हम यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत। सबसे पहले हम संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। उपसे संयोजन यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार लिगेंडों के प्रभाव में, देखिए बच्चों क्या होता है, जिसके अनुसार लिगेंडों के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1D NS तथा NP अथवा NS NP तथा ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है। देखिए बच्चों, जो संयोजकता बंध सिद्धांत है ना, वो हमें संकरण के बारे में बताता है। देखिए, ये कहता है कि किसी भी उपसे संयोजन यौगिक की बात की जाए तो उसमें उपस्थित धातु परमाणु या धातु आयन अपने N-1D NS या NP या फिर अपने NS NP और ND यानी इन कक्षकों का उपयोग किसके लिए करता है, वो संकरण के लिए करता है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। आगे देखिए, जिससे विभिन्न ज्यामितियों जैसे अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतली आदि के लिए आवश्यक कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं। और देखिए बच्चों, इससे होता क्या है, विभिन्न प्रकार की ज्यामितियों जैसे अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है या वर्ग समतलीय है, इनके लिए आवश्यक कक्षक क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। ये संकृत कक्षक उन लिगेंडों के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो बंध बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इन्हें दान कर देते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। इन संकृत कक्षकों का आकाशीय वितरण यानी जिसे हम क्या बोल सकते हैं, त्रिविम व्यवस्था निम्न प्रकार होती है। तो देखिए बच्चों, जो ये संकृत कक्षक होते हैं, इनकी त्रिविम व्यवस्था किस प्रकार होती है, इसे देख लीजिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, इस टेबल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी उपसे संयोजन यौगिक जो है उसकी क्या त्रिविम व्यवस्था होगी। देखिए, अगर समन्वय संख्या, देखिए यहाँ पे समन्वय संख्या दी हुई है, अगर समन्वय संख्या 4 है तो देखिए संकरण का प्रकार क्या होगा, यहाँ पे संकरण का प्रकार दिया हुआ है और यहाँ पे संकृत कक्षकों का आकाशीय वितरण दिया हुआ है। देखिए बच्चों, समझिएगा भाई, अगर समन्वय संख्या 4 होगी तो संकरण sp3 भी हो सकता है और संकरण dsp2 भी हो सकता है। देखिए बच्चों, समझिए, अगर समन्वय संख्या 4 है तो दो तरीके का संकरण हो सकता है, sp3 संकरण भी हो सकता है या dsp2 संकरण भी हो सकता है। अगर संकरण sp3 है तो संकृत कक्षकों का आकाशीय वितरण कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। और अगर संकरण dsp2 है तो कैसा आकाशीय वितरण होगा, वर्ग समतली। ठीक है,
इसी तरीके से देखिए अगर समन्वय संख्या 5 है तो संकरण होगा sp3d और संकृत कक्षकों का आकाशीय वितरण होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए अगर समन्वय संख्या 6 है, देखिए बच्चों अगर समन्वय संख्या 6 है तो वहाँ पे sp3d2 या d2sp3 यानी दोनों में से कोई सा भी संकरण हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है या d2sp3 भी हो सकता है। और इन दोनों ही अवस्था में यानी इन दोनों ही प्रकार के संकरण में जो आकाशीय व्यवस्था होती है यानी जो त्रिविम व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर उपसय संयोजन यौगिकों की ज्यामिति का अनुमान उनके चुंबकीय व्यवहार से किया जाता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसके आधार पर हम किसी भी उपसय संयोजन यौगिक की ज्यामिति का अनुमान लगा सकते हैं और जो ये ज्यामिति का अनुमान होता है वो उनके चुंबकीय व्यवहार से ही लगता है। आगे देखिए संकुल का चुंबकीय गुण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है और देखिए कोई भी जो संकुल है उसका जो चुंबकीय गुण है वो सीधे सीधे लिगेंड की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। आगे देखिए लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए भाई, जो लिगेंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और दूसरे होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और देखिए ये जो यहाँ पे आपको जो ये लिगेंड दिए गए हैं ये लिगेंड क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। जैसे I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, S2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, C2O4 2 माइनस और H2O, यानी ये जो लिगेंड है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। और इसी तरीके से देखिए NCS, EDTA4 माइनस, NH3, EN, NO2 माइनस, CN माइनस और CO, ये क्या होते हैं, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। तो देखिए बच्चों ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है और इन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को इनकी बढ़ती हुई प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। और देखिए ये हमारे प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और इन प्रबल क्षेत्र लिगेंड को भी इनकी बढ़ती हुई प्रबलता के आधार पर क्या किया गया है, यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। क्लियर है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। आगे देखिए। अब देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड, देखिए बच्चों प्रबल क्षेत्र लिगेंड को SFL भी कहा जा सकता है। देखिए SFL का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्लियर है। तो देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में सामान्यतः धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है तो क्या होता है, धातु आयन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका युग्मन हो जाता है। अतः इनमें आंतरिक N-1D कक्षक संकरण में प्रयुक्त होते हैं और इसीलिए इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या इसे एक और नाम दिया गया है चक्रण युग्मित संकुल कहते हैं। तो देखिए वो जो समझने की कोशिश करिए होता क्या है कि भाई अगर कहीं पर भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है, यानी कहने का मतलब है किसी भी उपसय संयोजन यौगिक में अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है तो उससे होता क्या है, जो धातु आयन है उसके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और वहां पे आंतरिक डी कक्षक यानी हम बोल सकते हैं N-1D कक्षक जो होते हैं वो संकरण में प्रयुक्त होते हैं और इस प्रकार से बनने वाले संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल कहा जाता है। और देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए। जबकि देखिए ध्यान दीजिएगा, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी WFL, देखिए WFL का मतलब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो देखिए दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, अतः बाह्य ND कक्षक संकरण में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो बाह्य D कक्षक होते हैं वो संकरण में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है तो धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है और इस कंडीशन में जो बाह्य डी कक्षक होते हैं जिन्हें हम ND कक्षक कह सकते हैं वो संकरण में प्रयुक्त होते हैं और इस प्रकार से बनने वाले संकुल को बाह्य कक्षक संकुल, उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल भी कहा जाता है।
क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए, अब उदाहरण देखिए। देखिए बच्चों, अब उदाहरण से हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे अष्टफलकीय संकुल को, यानी अष्टफलकीय संकुलों में हम संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा संकरण को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए पहला उदाहरण है हमारा, देखिए संकुल आयन देखिए CO ब्रैकेट में NH3 6, ये ब्रैकेट के बाहर 6 और इस पूरे पे आवेश है 3+, यानी ये हमें कोई अष्टफलकीय संकुल आयन दिया गया है और इस अष्टफलकीय संकुल आयन में हम संकरण को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए संकुल आयन CONH3 6 और उसके ऊपर आवेश है 3+, यानी इसमें कोबाल्ट आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कोई भी संकुल या संकुल आयन अगर हमें दिया गया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस संकुल में जो धातु है या धातु आयन है वो किस ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो इस संकुल की बात की जाए तो इस संकुल में जो कोबाल्ट आयन है, यानी जो ये कोबाल्ट धातु है, कोबाल्ट आयन है, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। और देखिए CO3+, यानी कोबाल्ट 3+ की अगर हम लोग बात करें, भाई कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 है। भाई क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 होगा। अतः इसमें संकरण निम्न प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों, हम इनमें संकरण को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, संकरण को समझने से पहले एक बार आप लोग ये देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 निकल के आई है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। देखिए हमें ये संकुल दिया हुआ है NH3, ये 6 और ये 3+। देखिए बच्चों, ये हमें कोई संकुल आयन दिया गया है। अब हमें सबसे पहले ये निकालना है कि जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। देखिए समझने की कोशिश करिए। इसे हम मान लेते हैं X। भाई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है कोबाल्ट की, इसको हमने X मान लिया, ठीक है, प्लस अब देखिए ये अमोनिया NH3 यहाँ पे लिगेंड है जो कि उदासीन लिगेंड है जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है। और इसके कितने अणु है? 6 अणु है, यानी 6 को हम गुणा कर देंगे 0 से, क्योंकि इस पे आवेश क्या होता है अमोनिया पे 0। और इस पूरे संकुल पे आवेश है +3, ठीक है, यानी इनके आवेश को +3 के हमने बराबर कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x + 0, ये पूरी डिजिट क्या हो जाएगी 0 बराबर +3, यानी x बराबर हमारा निकल के आ गया +3। तो हमें इससे क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा कि जो कोबाल्ट आयन है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। और देखिए कोबाल्ट जब +3 अवस्था में उपस्थित है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? 27 पे। अभी हम लोगों को पता है कि आवर्त सारणी में कोबाल्ट 27 पे आता है। और देखिए इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? 3d7 4s2। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं इसके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो कोबाल्ट के अगर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम लोग बात करें तो वो होगा 3d7 4s2। अगर हम बात करें कोबाल्ट +3 की बात करें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और अब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d6। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से कोबाल्ट में +3 ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है और कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d6। क्लियर है? और अब हम इसमें संकरण को समझ लेते हैं कि किस प्रकार इसमें संकरण होता है। तो देखिए बच्चों आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, ये हमारे कोबाल्ट 3+ आयन के क्या है? कक्षक है। और भाई हमें पता है कि कोबाल्ट 3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो क्या था? 3d6 4s0 4p0। भाई हमने देखा ना, भाई जो कोबाल्ट +3 है, यह हम बोल सकते हैं कि जो कोबाल्ट 3+ है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 3d6, यानी d में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3d में देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए
NH3 यानी अमोनिया की उपस्थिति में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो अमोनिया है वो प्रबल फील्ड लिगेंड है, यानी हम ये बोल सकते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। देखिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो देखिए अमोनिया की उपस्थिति में, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी अमोनिया यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में CO3+ के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। यानी होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। तो देखिए बच्चों इस संकरण को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ये परीक्षा में भी आता है, पूछा जाता है। तो देखिए किस तरीके से युग्मन होता है, पहले देखिए समझने की कोशिश करिए। भाई जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इनका युग्मन हो जाता है। देखिए बच्चों देखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इन 6 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, युग्मन हो गया। और ये जो 2d कक्षक है, अभी दोनों क्या हो गए, खाली हो गए। तो 2 तो ये d कक्षक, एक s कक्षक 4s और 3 ये p कक्षक, ये 4p, ये मिलकर आपस में कौन सा संकरण कर लेते हैं, D2sp3। यानी यहाँ पे कौन सा संकरण हो जाता है, D2sp3 संकरण हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, देखिए ये CO3+ के D2sp3 संकृत कक्षक है। तो देखिए यहाँ पे ये D2sp3 संकृत कक्षक है, ठीक है, ये हो गए। और ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। अब देखिए किस तरीके से संकुल का निर्माण होता है, संकुल आयन का कैसे निर्माण होता है। यानी जो कोबाल्ट 3+ है, यानी जो कोबाल्ट 3+ आयन है, उसके पास में क्या होते हैं, 6 अमोनिया के जो लिगेंड है वो उसके पास में आते हैं। और इन D2sp3 संकृत जो कक्षक है, इनमें अमोनिया के जो 6 अणु होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान कर देते हैं, यानी इसमें दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 अमोनिया अणुओं से प्राप्त 6 इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 D2sp3 संकृत कक्षकों में अमोनिया के जो अणु है वो क्या देते हैं, अपने 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे देते हैं। तो देखा आपने कि इसमें कौन सा संकरण है, D2sp3 संकरण है। और हमें पता है कि जो D2sp3 संकरण होता है उसकी आकाशीय व्यवस्था कैसी होती है, अष्टफल के। क्लियर है। तो देखिए बच्चों आपको इस आयन में, या हम बोल सकते हैं इस उपसे संयोजन यौगिक के संकुल आयन में आप लोगों को संकरण समझ में आया होगा। चलें आगे, चलिए अब देखिए 6 अमोनिया अणुओं से प्रत्येक का एक इलेक्ट्रॉन युग्म 6 D2sp3 संकृत कक्षकों में स्थान ग्रहण करता है, यह हमने देखा अभी। इस प्रकार संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, यह भी मैंने आपको अभी बताया। भाई इसकी त्रिविम व्यवस्था कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह संकुलायन प्रतिचुंबकीय होता है। देखिए जो ध्यान दीजिए, भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस संकुल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, यह एक आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल है। भाई ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और बनने वाले संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए ये संकुल आयन हमें दिया हुआ है। देखिए COF6 और इस पूरे संकुल पे जो आवेश है 3- यानी कोई ऋणात्मक संकुल हमें दिया गया है। और देखिए ये भी कोबाल्ट का संकुल है। तो देखिए बच्चों इस संकुल में भी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। देखिए जो ये संकुल है इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है। लेकिन F-, देखिए समझिए F- यानी WFL यानी वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो देखिए F- की उपस्थिति में धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, अतः इसमें sp3d2 संकरण होता है। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसमें कौन सा संकरण होगा, sp3d2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो रहा है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकीय होता है। यानी ये जो ये संकुल होता है वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है तथा इसे बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। तो देखिए जो समझने की कोशिश करिए, भाई इसमें होता क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था भी +3 होती है। देखिए कैसे ये ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है, देखिए समझिए पहले ये हमें कोई संकुल दिया हुआ है। क्लियर है, हमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है जिसे हम मान लेते हैं X। ठीक है, लीजिए प्लस, अब देखिए ये क्या है,
F यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोराइड जो ऋणात्मक लिगेंड है वो यहाँ पे उपस्थित है, और हमें पता है F-1 इस रूप में होता है, यानी इसके ऊपर जो आवेश होता है वो -1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 को गुणा कर देंगे -1 से, क्योंकि जो F है, जो ये लिगेंड है फ्लोराइड लिगेंड, वो कितने हैं 6, यानी 6 लिगेंड है यहाँ पे, तो 6 को गुणा कर देंगे -1 से, और इस पूरे संकुल पे आवेश है -3। ठीक है, तो देखिए बच्चों x -6 बराबर -3, और जब इस -6 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 + 6, भाई ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, और ये x बराबर निकल के आ गया +3, यानी हमारे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें भी क्या निकल के आई, इसमें भी +3 निकल के आई। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो ये हमारा लिगेंड है F- यानी जो फ्लोरो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड होता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, अतः यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, यानी इसमें sp3d2 संकरण होगा, जिस और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये क्या होगा, अनुचुंबकीय, और ऐसे संकुल को कहा जाता है बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। क्लियर है। तो देखिए आगे, इसकी ज्यामिति भी अष्टफलकीय होगी। भाई इसमें संकरण क्या है, sp3d2 संकरण है, यानी इसकी ज्यामिति भी कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। और देखिए इस संकुल में संकरण को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो देखिए इसमें संकरण को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। देखिए सबसे पहले देखिए ये आपको CO3+ आयन, यानी जो कोबाल्ट +3 आयन है उसके कक्षक दिए गए हैं, और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या है, 3d6 4s0 4p0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3D में देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और देखिए 4d भी 0 है, क्योंकि 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो लिगेंड है वो कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। और देखिए ये S, ये 3p और ये 2d, यानी S 3p और 2d कक्षक मिलकर आपस में sp3d2 संकरण कर लेंगे। तो देखिए ये क्या हो गए, ये sp3d2 संकरित कक्षक हो गए, और ये बचे हुए 3 4d कक्षक हो गए, जो कि संकरण में भाग नहीं लेते हैं, ये 3 कक्षक बच गए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। अब किस तरीके से संकुल आयन का निर्माण होगा, भाई जैसे ही देखिए इस CO3+ के पास में, देखिए CO3+ जो हमारा है उसके sp3d2 संकरित कक्षकों के पास में जैसे ही ये हमारे फ्लोराइड लिगेंड आएंगे तो क्या करेंगे, ये प्रत्येक संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 लिगेंड आएंगे, और देखिए यानी जो 6F- है वो क्या करेंगे, प्रत्येक में अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देंगे। तो देखिए इन्होंने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे दान कर दिया। और देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 3D कक्षक में 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये कैसा हो गया, अनुचुंबकीय। और देखिए sp3d2 संकरण है, इसलिए इसकी जो आकाशीय व्यवस्था या त्रिविम व्यवस्था होगी वह कैसी होगी, अष्टफलकीय, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। और देखिए ये क्या हो गए, यहाँ पे 6F- से प्राप्त 6 इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो आया समझ में आपको कि किस तरीके से संकुल में संकरण होगा। चलें आगे, चलिए अब देखिए, अब हम बात करेंगे वर्गाकार समतलीय संकुल के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अष्टफलकीय संकुलों में संकलन के बारे में पढ़ लिया है, यानी किस तरीके से संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा उनमें बंध की प्रकृति को समझा जा सकता है, इसका हमने अध्ययन किया। और अब हम बात करेंगे वर्गाकार समतलीय संकुलों के बारे में। और देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संकुल के बारे में। ऋणात्मक संकुल है ये Ni ब्रैकेट में CN4 और इस पूरे संकुल पे आवेश है 2-। ठीक है, ये कैसा संकुल है, वर्गाकार समतलीय संकुल है। देखिए बच्चों, वर्ग समतलीय आयन, देखिए ये जो आयन है इसमें DsP2 संकरण होता है। देखिए इसमें कैसा संकरण होता है, DsP2 संकरण होता है। इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। देखिए ध्यान दीजिए भाई, इसमें जो निकिल है वो +2 अवस्था में है, यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8।
अरे भाई निकेल +2 की हम लोग बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8 होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें संकरण निम्न प्रकार होता है। अब देखिए इसमें संकरण को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों समझिएगा, देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं निकेल 2+ आयन के कक्षक दिए गए हैं, और हमने देखा अभी कि निकेल +2 जो है, यह हम बोल सकते हैं कि जो निकेल 2+ है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d8। तो देखिए यहाँ पे 3d में, देखिए 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है 3d में। और देखिए ध्यान दीजिएगा 4s और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो Cn- जो साइनाइड है, जो साइनाइड लिगेंड है वो प्रबल फील्ड लिगेंड होता है, यानी हम बोल सकते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो देखिए इसकी उपस्थिति में, यानी जो साइनाइड है उसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। देखिए बच्चों समझिए भाई होगा क्या, जो 3d है ना, 3d में जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए समझिए जो 3d में जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों का इस तरीके से क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। और ये बचा हुआ एक d कक्षक, ये एक s कक्षक, और देखिए समझिए भाई ये वाला d, ये s और ये 2 p कक्षक, ये आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस में संकरण कर लेंगे, dsp2। कौन सा संकरण हो जाएगा, dsp2 संकरण हो जाएगा। एक ये d कक्षक, एक s और 2 p कक्षक। क्लियर है। तो देखिए आगे देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए Ni2+ के dsp2 संकृत कक्षक, देखिए ये हो गए dsp2 संकृत कक्षक, ये बचे हुए p कक्षक है, एक p कक्षक बच जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया, भाई मैंने बताया ना अभी, भाई इन 4 d कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, युग्मन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से संकुल का निर्माण होगा। भाई क्या होगा, जो निकेल 2+ है, जो ये आयन है, जो निकेल 2+ जो धातु आयन है, उसके पास में जैसे ही 4 साइनाइड आयन आएंगे तो वो dsp2 संकृत जो कक्षक है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देंगे। तो देखिए इनमें क्या करेंगे, इनमें 4 Cn- से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के ये 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्लियर है, आया समझ में। और आपने देखा यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो ये कैसा संकुल हो गया, प्रतिचुंबकीय। ठीक है। तो देखिए आगे, प्रत्येक संकृत कक्षक एक साइनाइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह संकुल कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। क्लियर है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे चतुष्फलकीय संकुल के बारे में। तो देखिए बच्चों हम लोग अष्टफलकीय संकुल के बारे में पढ़ चुके हैं और वर्गाकार समतलीय संकुल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों की। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए पहला देखिए NiCl4 और देखिए इस पूरे संकुल पे आवेश है 2-। ठीक है। तो देखिए इस संकुल आयन में निकेल पर sp3 संकरण होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें जो निकेल है उसमें कौन सा संकरण होता है, sp3, तथा इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। यहाँ एक s तथा 3 p कक्षकों के संकरण से 4 समान sp3 संकृत कक्षक बनते हैं। इस संकुल में निकेल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8। और देखिए इसमें संकरण निम्न प्रकार होता है। अब देखिए इसमें संकरण को समझिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए ये निकेल 2+ आयन के क्या हो गए, कक्षक हो गए, और हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 3d8। तो देखिए 3d में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, यानी जो लिगेंड है, ये कैसे लिगेंड है, ये दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का किसी भी प्रकार का युग्मन नहीं होगा, और एक तो ये s कक्षक और 3 ये p कक्षक आपस में क्या कर लेंगे, sp3 संकरण कर लेंगे। तो ये क्या हो गए, ये 4 sp3 संकृत कक्षक हो गए।
तो क्या हो गए, ये निकिल 2+ के sp3 संकरित कक्षक हो गए। अब देखिए यहाँ पे इस संकुल आयन का निर्माण कैसे होगा। भाई निकिल 2+ के पास में जब ये 4 लिगेंड आएंगे, जो 4 क्लोराइड लिगेंड है वो आएंगे, तो वो क्या करेंगे, इन चारों sp3 संकरित कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 Cl- से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के ये 4 क्या है, युग्म है। क्लियर है, आया समझ में। और देखा आपने यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो जो ये संकुल आयन है ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। और देखिए यहाँ पे sp3 संकरण है, यानी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो देखिए संकरण के पश्चात भी 3D कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिनके कारण यह संकुल आयन अनुचुंबकीय होता है, यानी कैसा होता है, अनुचुंबकीय। क्लियर है, तो आया समझ में आपको कि किस तरीके से इसमें संकरण होगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा संकुल देखिए NiCO4, और ये देखिए ये क्या है, बंद है, यानी ये कोई उदासीन संकुल हमें दिया गया है। तो देखिए NiCO4 में, यानी इस संकुल में निकिल परमाणु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे जो निकिल है वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d8 4s2। क्लियर है, तो देखिए तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2 है। और देखिए यहाँ पे जो CO है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखिए इसकी उपस्थिति में 3D तथा 4s के सभी इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं, अतः इसमें sp3 संकरण होता है तथा इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह संकुल कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो CO यानी जो कार्बोनिल जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हम बोल सकते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और वहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए जो ये संकुल है ये कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से उपसे संयोजन यौगिकों के बनने, उनके चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति यानी संरचना की व्याख्या की जा सकती है। फिर भी इसमें निम्नलिखित कमियां यानी सीमाएं हैं। तो देखिए इसकी कुछ कमियां हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए इस सिद्धांत में अनेक पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। देखिए बच्चों, इस सिद्धांत में क्या करने पड़ते हैं, अनेक पूर्व अनुमान करने पड़ते हैं। दूसरा देखिए, इससे उपसे संयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं होती, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत रंग की व्याख्या नहीं करता है। आगे देखिए, इस सिद्धांत से संकुलों के चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। देखिए चुंबकीय गुणों की तो व्याख्या की जा सकती है, भाई जो हमारा ये संयोजकता बंध सिद्धांत है VBT, वो चुंबकीय गुणों की तो व्याख्या करता है, लेकिन चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकता। आगे देखिए, इससे समन्वयी संख्या 4 वाले संकुलों की संरचना की सही व्याख्या नहीं होती। इससे उपसे संयोजन यौगिकों के गतिक तथा ऊष्मा गति के स्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या नहीं होती है। और देखिए जो हमारा ये VBT है, इससे उपसे संयोजन यौगिकों के गतिक तथा ऊष्मा गतिक स्थायित्व की भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं होती है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT। तो देखिए बच्चों, हम लोग VBT के बारे में यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अष्टफलकीय, वर्गाकार समतलीय और जो चतुष्फलकीय संकुल है उसमें हम लोगों ने संकरण के बारे में अध्ययन किया, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कोई भी जो संकुल है वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो इसका हम लोगों ने उदाहरणों के साथ क्या किया, अध्ययन किया। और देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, जिसे CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु तथा लिगेंडों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल माना जाता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि भाई जो ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, इसके अनुसार क्या माना जाता है कि धातु तथा लिगेंडों के मध्य क्या होता है, अस्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। अर्थात यह एक प्रकार का आयनिक बंध है। यानी यहाँ पे जो CFT के द्वारा जो संकुलों की व्याख्या की गई वो यह मान के की गई कि धातु के बीच में और लिगेंड के बीच में जो बंध होता है वो कैसा होता है, आयनिक बंध होता है। आगे देखिए, CFT के अनुसार उदासीन लिगेंडों को द्विध्रुव तथा ऋणावेशित लिगेंडों को एक बिंदु आवेश की तरह माना जाता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, CFT के अनुसार जो उदासीन लिगेंड है उन्हें तो द्विध्रुव माना गया। भाई जो उदासीन लिगेंड है उनको द्विध्रुव, और जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उन्हें बिंदु आवेश की तरह माना जाता है। ठीक है, आगे विलगित अवस्था में गैसीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तथा इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है कि जब विलगित अवस्था में कोई भी जब गैसीय धातु परमाणु होता है तो उसके पांचों डी कक्षक, भाई 5 डी कक्षक होते हैं, हमने पढ़ा है। देखिए, एक होता है DXY, दूसरा होता है DYZ, एक होता है DXZ, ये 3 हो गए। चौथा देखिए, चौथा होता है DX² Y² और DZ²। तो ये क्या होते हैं, ये 5 डी कक्षक होते हैं। DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² DZ²। तो देखिए क्या कहा जाता है कि गैसीय धातु परमाणु के जो 5 डी कक्षक है वो विलगित अवस्था में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी इनकी ऊर्जा समान होती है। कहने का तात्पर्य है कि विलगित अवस्था में इन गैसीय धातु परमाणु के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है और इन्हें कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। क्लियर है। यह समभ्रंश अवस्था तब तक रहती है जब तक कि धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेशों का गोलीय सममित क्षेत्र रहता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि भाई ये जो डी कक्षक है इनकी समभ्रंशता या हम बोल सकते हैं समभ्रंश अवस्था तब तक ही विद्यमान रहती है जब तक कि इनके चारों ओर लिगेंडों का या किसी भी ऋण आवेशों का गोलीय सममित, देखिए समझिएगा, गोलीय सममित क्षेत्र रहता है। यानी सममित क्षेत्र जब उपस्थित रहता है तभी इनमें क्या होती है, समभ्रंशता होती है। संकुलों में 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी भी धातु के पास में या धातु आयन के पास में अगर कोई लिगेंड आता है तो वहाँ पे 2 तरीके के बल कार्य करते हैं, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आगे देखिए, पहला देखिए, धातु के नाभिक तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल। यानी धातु परमाणु या धातु आयन के नाभिक और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य तो होता है आकर्षण बल। और दूसरा देखिए, धातु तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है। उन लिगेंडों के कक्षक जो धातु के कक्षकों के अधिक पास होते हैं उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। देखिए समझने की कोशिश करिए कि उन लिगेंडों के कक्षक जो कि धातु के कक्षकों के अधिक पास होते हैं उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण अधिक होता है। आगे देखिए, जिसके कारण यह क्षेत्र असममित हो जाता है। भाई जिसके कारण क्या होता है, जो क्षेत्र होता है, लिगेंड का क्षेत्र होता है वो असममित हो जाता है तथा धातु के डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। और क्या होता है, जो डी कक्षक होते हैं उनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है जिससे डी कक्षकों का विपाटन 2 भागों T2G तथा EG में हो जाता है। यानी होता क्या है, जो डी कक्षक है उनका विपाटन हो जाता है, वो टूट जाते हैं T2G और EG में, और इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और देखिए बच्चों, जो समझने की कोशिश करिए, भाई T2G और EG की बात की जाए तो देखिए T2G में कौन कौन से डी कक्षक आते हैं। देखिए DXY, DYZ और DXZ। ठीक है, ये 3 कक्षक ये तो कहलाते हैं T2G। और EG में आते हैं देखिए DX² Y² और DZ²।
ठीक है। तो क्या होता है, जब असममित हो जाता है क्षेत्र, यानी कोई भी धातु आयन या धातु परमाणु के चारों ओर जो लिगेंड का क्षेत्र है वो असममित हो जाता है, तो डी कक्षकों की समरंजता समाप्त हो जाती है और इनका विपाटन दो भागों में T2G और EG में हो जाता है। और देखिए T2G में DXY, DYZ और DXZ ये आते हैं T2G में, और EG में आते हैं DX² Y² और DZ²। ठीक है। और देखिए इस तरीके से डी कक्षकों का टूटना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। क्लियर है। इन कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए पहला, देखिए अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो देखिए बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि अगर अष्टफलकीय संकुल है तो उसमें किस तरीके से विपाटन होता है। तो देखिए एक अष्टफलकीय संकुल में धातु परमाणु 6 लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है। इसमें धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। देखिए समझने की कोशिश करिए भाई, अष्टफलकीय संकुल में जो धातु परमाणु या जो धातु आयन होता है वो 6 लिगेंडों से घिरा रहता है, और इसमें धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। जब धातु के डी कक्षक लिगेंड की ओर सीधे निर्दिष्ट होते हैं तो प्रतिकर्षण अधिक होता है। आगे अब देखिए DX² Y² तथा DZ² कक्षक लिगेंड की दिशा वाले अक्षों पर होते हैं, अतः इन पर प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिससे इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए भाई, DX² Y² और जो DZ² कक्षक होते हैं जिन्हें मिलाकर हम क्या बोलते हैं, EG, जिन्हें मिलाकर हम EG बोलते हैं ना, तो क्या होता है, ये जो कक्षक होते हैं वो लिगेंड की दिशा वाले अक्षों पर होते हैं, यानी इनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, यानी अधिक प्रतिकर्षण होता है, जिससे इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जबकि DXY, DYZ और DXZ कक्षक अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, अतः इनकी ऊर्जा गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा की तुलना में कम हो जाती है। और देखिए हमारे DXY, DYZ और DXZ, यानी इन तीनों के मिला के हमने क्या कहा था, T2G, यानी जो ये T2G कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, औसत ऊर्जा से कम हो जाती है। ठीक है। तो देखिए आगे, इस प्रकार अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड इलेक्ट्रॉन और धातु इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की समरंजता समाप्त हो जाती है तथा ये 3 निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों तथा 2 उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा भाई होता क्या है। देखिए बच्चों होता क्या है, जो डी कक्षक होते हैं, देखिए समझिए डी कक्षक होते हैं 5, ये 5 डी कक्षक हो गए, DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² और DZ²। ठीक है। तो ये हो गए किसी भी धातु या धातु आयन के समरंश डी कक्षक हो गए, ये समरंश डी कक्षक हो गए। और देखिए बच्चों क्या होता है, इन समरंश डी कक्षकों के पास में जैसे जैसे लिगेंड आते हैं, यानी अष्टफल के क्षेत्र में जैसे जैसे लिगेंड इनके पास में आते हैं, इन डी कक्षकों की समरंजता समाप्त हो जाती है और ये टूट जाते हैं। इन डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, जिसमें से EG कक्षक, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, EG कक्षक तो हो जाते हैं उच्च ऊर्जा के और T2G कक्षक हो जाते हैं निम्न ऊर्जा के। ठीक है। और EG कक्षक 2 होते हैं, हमें पता है, DX² Y² और DZ²। ठीक है। और T2G कक्षक 3 होते हैं, DXY, DYZ और DXZ। क्लियर है, आया समझ में आपको। तो देखिए ये तो उच्च ऊर्जा वाले हो गए और ये क्या हो गए, कम ऊर्जा वाले, निम्न ऊर्जा वाले हो गए। और इस तरीके से डी कक्षकों का यहाँ पे क्या हो गया, विपाटन हो गया। इसे ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए आगे, देखिए इस प्रकार समान ऊर्जा वाले कक्षकों का लिगेंडों की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से 2 भागों में विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तथा इस ऊर्जा अंतर को डेल ओ, देखिएगा यहाँ पे डेल्टा है और यहाँ पे क्या है, ओ, डेल ओ, इससे प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ओ है, ये ओ क्या दर्शा रहा है, अष्टफलकीय क्षेत्र को दर्शाता है।
ठीक है। तो देखिए इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर है उनको कैसे दिखाते हैं, डेल्टा यानी डेल और ये ओ, ठीक है। आगे देखिए ईजी कक्षकों की ऊर्जा में 3/5, देखिए समझिए यहाँ 3/5 डेल ओ के बराबर वृद्धि होती है। देखिए समझिएगा यहाँ पे कि जो ईजी कक्षकों की ऊर्जा है उनमें तो वृद्धि होती है तथा T2G कक्षकों की ऊर्जा में 2/5 डेल ओ के बराबर कमी होती है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए इस चीज को। देखिए ये हमारे क्या हो गए, डी कक्षक हो गए, समभ्रंश डी कक्षक हो गए। ये तो हो गए हमारे ईजी और ये हो गए T2G। जब विपाटन हो गया तो देखिए इनकी ऊर्जा की बात करें भाई, अगर इन दोनों इनके बीच की कुल ऊर्जा की हम लोग बात करें उसे हम बोलते हैं डेल ओ, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अगर हम इनकी बात करें ईजी कक्षकों की तो देखिए इनकी ऊर्जा में कितने की वृद्धि होती है, 3/5 डेल ओ, ठीक है, इसकी वृद्धि हो जाती है। और इनमें देखिए कितनी कमी होती है, इनमें 2/5 डेल ओ, ठीक है, इतने की इनमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है इन T2G में। प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डेल ओ का मान अधिक होता है जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में यह मान कम होता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में तो जो हमारा डेल ओ है, ठीक है, उसका मान अधिक होता है जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में यह मान क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए बच्चों इस चित्र से हम इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों ये कोई धातु है, एम का मतलब है कोई धातु है, और देखिए धातु के चारों तरफ पहले तो ये समान रूप से गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र है, यानी जो लिगेंड है उन्होंने गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र, सममित रूप से क्रिस्टल क्षेत्र बना रखा है। और देखिए बाद में क्या होता है, बाद में यहाँ पे इस तरीके से एक अष्टफलकीय संकुल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी धातु आयन से देखिए 1 2 3 4 5 6 लिगेंड अष्टफलकीय रूप से जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे विपाटन कैसे होता है। देखिए ये धातु के कक्षक है, डी कक्षक है, ये धातु के डी कक्षक है। देखिए बच्चों समझिए ये धातु के डी कक्षक है, 5 डी कक्षक है, dx² y², dz², dxy, dxz और dyz, ठीक है। जब इनकी थोड़ी, ये तो है मुक्त धातु आयन में। अब देखिए जब गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र होता है, जब लिगेंड का सममित क्षेत्र होता है तो इन डी कक्षकों की ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी ये क्या हो गए, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, यानी इनकी ऊर्जा में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। लेकिन अभी भी ये डी कक्षक कैसे हैं, समभ्रंश डी कक्षक है। और देखिए जैसे जैसे इनके पास में लिगेंड आते हैं तो क्या होगा, इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाएगी। तो देखिए समभ्रंशता समाप्त होने पे देखिए ईजी तो हो गए उच्च ऊर्जा के और T2G हो गए निम्न ऊर्जा के, ठीक है। और देखिए ईजी में देखिए क्या क्या है, dx² y² dz²। और देखिए अगर T2G की बात करें तो इसमें dxy, dxz और dyz, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन हो गया। और देखिए इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें ऊर्जा कितनी होती है, डेल ओ होती है। और देखिए ये क्या हो गया, ये बैरी सेंटर हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच में बैरी सेंटर हो गया। अब देखिए अगर हम ईजी की बात करें, अगर हम ईजी कक्षकों की बात करें तो इनमें देखिए कितनी वृद्धि हुई ऊर्जा में, 3/5 डेल ओ, इतनी वृद्धि हो गई। और T2G की बात करें तो देखिए इनमें कमी हो गई 2/5 डेल ओ की, इनमें क्या हो गई, कमी। तो इस तरीके से क्या होता है, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए डेल को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बच्चों डेल का मतलब है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं, तो देखिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला देखिए धातु की प्रकृति, दूसरा देखिए धातु आयन पर आवेश, तीसरा देखिए लिगेंड की प्रकृति, चौथा है संकुल की ज्यामिति और पांचवा है डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी इन सब कारकों पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखिए ये कारक संकुल आयन के रंग को भी प्रभावित करते हैं। धातु आयन पर आवेश बढ़ने से तथा प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति में विपाटन अधिक होता है, ठीक है बच्चों। समझने की कोशिश करना कि धातु आयन पर आवेश बढ़ने से तथा प्रबल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति में क्या होता है, विपाटन अधिक होता है। आगे
अब देखिए स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। देखिए जब विभिन्न लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए यह श्रेणी विभिन्न लिगेंडों के साथ बने संकुल यौगिकों द्वारा प्रकाश के अवशोषण के प्रायोगिक मापन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्राप्त की जाती है। तो देखिए प्रमुख लिगेंडों के लिए यह श्रेणी निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों ये हमारी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी है और देखिए ये जो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी है वो विभिन्न लिगेंडों के साथ बने संकुल यौगिकों द्वारा प्रकाश के अवशोषण के प्रायोगिक मापन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्राप्त की जाती है। और देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए I माइनस, फिर Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, S2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, C2O4 2 माइनस, H2O, NCS माइनस, EDTA4 माइनस, NH3, EN, NO2 माइनस, Cn माइनस और CO। यानी ये क्या है, इनकी बढ़ती हुई प्रबलता के आधार पे है। सबसे अधिक प्रबलता होती है कार्बोनिल की, CO की और सबसे कम I माइनस की। ठीक है, तो देखिए इस श्रेणी में H2O तक के लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखिए बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक के H2O तक के जो लिगेंड है ये कैसे होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं तथा इससे आगे के लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड यानी SFL होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लिगेंड है वो कैसे हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो देखिए बच्चों अब हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए CFT से संकुलों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या सुगमता से की जा सकती है। अष्टफलकीय संकुलों में किसी धातु आयन के D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला देखिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल O के मान पर और दूसरा देखिए युग्मन ऊर्जा पर। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उसमें किसी धातु आयन के D कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उनका वितरण इन दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा पर और दूसरा निर्भर करता है युग्मन ऊर्जा पर। तो देखिए आगे देखिए युग्मन ऊर्जा क्या होती है, किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। और देखिए यहाँ दो प्रकार की स्थितियां होती है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यहाँ पे दो प्रकार की स्थितियां होती है। देखिए पहली स्थिति देखिए जब डेल O का मतलब क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो देखिए जब डेल O ग्रेटर देन P यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान जब युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है, अर्थात देखिए समझिए इसे, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है, यानी जो हमारा डेल O है वो ग्रेटर देन P, तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के, बच्चों समझिए इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के T2G कक्षकों में भरे जाते हैं तथा इन्हीं में पहले इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्मन। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाएंगे, उन्हीं में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, Eg में। ठीक है, आगे देखिए यह स्थिति प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में होती है। देखिए ऐसी स्थिति कब होती है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, तथा ये संकुल निम्न चक्रण या आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल। और देखिए समझिए उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए संकुल आयन दिया हुआ है FeCN6 और इस पे आवेश है 4- और यह संकुल कैसा है, प्रति चुंबकीय होता है। और देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से इसमें विपाटन होता है और किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। देखिए बच्चों हमें ये संकुल दिया हुआ है, हमें ये क्या दिया हुआ है, ये कोई हमें संकुल दिया हुआ है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आयरन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो अगर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो यहाँ पे आयरन देखिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 3d6।
ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यानी इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा जब इसमें डी कक्षकों का विपाटन होगा। भाई यहाँ पे 6 है, 6 लिगेंड है, भाई 6 साइनाइड आयन है यहाँ पे, या हम बोल सकते हैं कि 6 साइनो लिगेंड यहाँ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये कोई अष्टफलकीय संकुल है। तो देखिए अष्टफलकीय क्षेत्र में जब डी कक्षकों का विपाटन होगा तो डी कक्षक टूटेंगे। देखिए Eg, 2 तो Eg के और ये 3 T2G के, यानी उच्च ऊर्जा के Eg और निम्न ऊर्जा के T2G, इनमें टूटेंगे। क्लियर है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। भाई हमारा जो साइनाइड होता है Cn-, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। और इनके लिए देखिए इस कंडीशन के लिए, यानी जब यहाँ पे प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं तो डेल O का मान, देखिए समझिए जो डेल O का मान है वो P से क्या होता है, ज्यादा होता है। भाई जो डेल O है उसका मान क्या होता है, P से ज्यादा होता है। यानी जब डेल O का मान P से ज्यादा होता है, युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं T2G में। भाई हमने पढ़ा है ना कि जब ये परिस्थिति होती है, जो हमारे डेल O है उसका मान P से ज्यादा होता है, युग्मन ऊर्जा से ज्यादा, अगर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं T2G में। तो देखिए इसमें क्या होगा, भाई यहाँ पे D में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इनका विपाटन हो गया तो देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी 1 2 3, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए T2G में। अब देखिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन भी इसमें ही आएंगे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे, यानी सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। क्लियर है। और ये कब होगा, जब कोई प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए देखिए जो डेल O है, जो डेल O होता है उसका मान P यानी युग्मन ऊर्जा से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए दूसरी कंडीशन, देखिए जब डेल O का मान P से कम है। देखिए बच्चों समझिए, जब डेल O है, ठीक है, यानी जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उसका मान युग्मन ऊर्जा से कम है। देखिए अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन T2G के साथ साथ Eg कक्षकों में भी भरे जाते हैं। अर्थात पहले T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, यानी T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद किस में जाएंगे, Eg में। ठीक है, यह स्थिति दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह स्थिति कब होती है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, तथा ये संकुल उच्च चक्रण या बाह्य कक्षक संकुल कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है तो युग्मन ऊर्जा का मान डेल O से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से युग्मन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए आगे उदाहरण देखिए बच्चों, ये उदाहरण देखिए संकुल दिया हुआ है, कोई धनात्मक संकुल है FeH2O6 और ये 2+, ठीक है, और यह संकुल कैसा है, अनुचुंबकीय है। तो देखिए बच्चों समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए हमें ये संकुल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें संकुल दिया हुआ है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस संकुल में देखिए आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हो गया, 3D6 हो गया। यानी यहाँ पे भी देखिए डी में, देखिए यहाँ पे भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कैसे है, अष्टफलकीय क्षेत्र है, भाई यहाँ पे 6 जल के अणु है, 6 लिगेंड है, तो ये भी कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Eg और T2G में, टूट गया, Eg और T2G में टूट गया, विपाटन हो गया। अब हमें पता है कि जो ये जल है H2O है, ये दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यानी यहाँ पे युग्मन ऊर्जा का मान इस डेल O से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें जाएंगे, 1 2 3 गए। अब यहाँ पे युग्मन नहीं होगा, अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे Eg में। देखिए ये तो Eg है और ये क्या है, T2G है, यानी पहले T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन गए, उसके बाद Eg में। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। अरे भाई 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 नंबर का छठवां जो इलेक्ट्रॉन है, छठे नंबर का, वो इसमें जाएगा T2G में। ठीक है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, वितरण होगा। और देखिए यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये जो संकुल है वो कैसा है, अनुचुंबकीय।
क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलें आगे, चलें। अब दूसरा देखिए, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में पढ़ लिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से डी कक्षकों का विपाटन होता है, और जो दो परिस्थितियां हम लोगों ने पढ़ी है वो भी आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उनमें किस तरीके से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। तो देखिए, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय संकुलों से विपरीत तथा कम होता है, अर्थात ई कक्षकों की ऊर्जा T2 कक्षकों से कम होती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाई, जो हमारे चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनके लिए हम E और T2 इन्हें काम में लेते हैं, EG और T2G काम में नहीं लेते। यानी जो सबस्क्रिप्ट हम G लगाते थे, देखिए जो हम EG और T2G जो हम अष्टफलकीय के लिए काम में लेते थे वो चतुष्फलकीय के लिए काम में नहीं लेते, इनके लिए E और T2 काम में लेते हैं। और देखिए E में कौन कौन से आएंगे, E में आएंगे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz², ठीक है। और T2 में आएंगे dxy, dyz और dxz। क्लियर है? तो देखिए इनमें होता क्या है, जो चतुष्फलकीय संकुल है उनमें डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय संकुलों से विपरीत तथा कम होता है, अर्थात ई कक्षकों की ऊर्जा T2 कक्षकों से कम होती है। देखिए क्या होती है भाई, ई कक्षकों की ऊर्जा T2 कक्षकों से कम होती है। समान धातु, समान लिगेंडों तथा धातु तथा लिगेंड के बीच की दूरी समान होने पर जो डेल टी है, डेल टी बराबर होता है 4/9 डेल ओ के। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि समान धातु, समान लिगेंडों तथा धातु तथा लिगेंड के बीच की दूरी अगर समान है तो जो डेल टी है, डेल टी यानी चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है डेल टी, वो किसके बराबर होगी, 4/9 डेल ओ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे समझिए डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है। देखिए बच्चों, ये 5 डी कक्षक है। अगर हम चतुष्फलकीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो T2 है, जो T2 कक्षक है उनकी तो ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और जो ई कक्षक है उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। इस तरीके से चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और जो इनके बीच की ऊर्जा है उसे डेल टी से दर्शाया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ डेल टी क्या है, देखिए चतुष्फलकीय कक्षकों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, अतः कक्षकों की विपाटन ऊर्जा इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन ई कक्षकों में नहीं होता। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। यहाँ पे हमने क्या देखा, देखिए हमने क्या देखा कि डेल टी बराबर 4/9 डेल जी ओ, हमने देखा ना भाई, डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ हमने देखा। तो यहाँ पे डेल टी क्या है, चतुष्फलकीय कक्षकों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है। और देखिए कक्षकों की विपाटन ऊर्जा इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन ई कक्षकों में नहीं होता, अतः चतुष्फलकीय संकुल सामान्यतः क्या होते हैं, उच्च चक्रण युक्त ही होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का यहाँ युग्मन नहीं होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ई में जाएंगे और उसके बाद T2 में, और उसके बाद ही उनका क्या होगा, युग्मन। ठीक है, देखिए आगे, इस चित्र से आप लोग चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए ये आपको दिए गए हैं मुक्त आयन के डी कक्षक। भाई जो मुक्त आयन है उसके डी कक्षक दिए गए हैं, और मैंने आपको बताया ये डी कक्षक 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx²y² और dz²। ठीक है, और देखिए इन तीनों को अगर हम चतुष्फलकीय क्षेत्र की बात करें, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, T2, और इन्हें क्या कहते हैं, E। ठीक है, तो ये हमें क्या दिए गए हैं, मुक्त आयन के डी कक्षक दिए गए हैं। और जब इनके चारों ओर लिगेंड का सममित क्षेत्र होता है तो इनकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी ये देखिए, ये गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, और देखिए ये दोनों प्रकार के जो कक्षक है, यानी जो डी कक्षक है ये कैसे है, समभ्रंश कक्षक है। और जब इनके पास में लिगेंड आते हैं, चतुष्फलकीय रूप से लिगेंड आते हैं, तो इनका विपाटन हो जाता है। देखिए ये टूट जाते हैं T2, उच्च ऊर्जा के T2, और निम्न ऊर्जा
जाके ई में टूट जाते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे T2 में देखिए dxy, dxz, dyz, और ई में देखिए dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और देखिए ये क्या है, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन है, और इनके बीच में देखिए ऊर्जा कितनी है, डेल टी। और अगर हम T2 की बात करें तो इनकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, 2/5 डेल टी की। और इसी तरीके से अगर हम ई की बात करें, ई कक्षकों की बात करें तो इनकी ऊर्जा में कितनी कमी होती है, 3/5 डेल टी की। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन होता है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने उपसे संयोजन यौगिकों में आबंधन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने वीबीटी के बारे में और सीएफटी के बारे में अध्ययन किया। साथ ही साथ हम लोगों ने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से डी कक्षकों का विपाटन होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। और देखिए अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उपसे संयोजन यौगिकों में चुंबकीय गुणों के बारे में और रंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।